welcome to lecture 14 of macroeconomics for your class 12th. Alright, देखिए पिछले lectures में हमने aggregates of national income पढ़ लिए थे, ठीक है? So in our lecture number 13, 12 and 13, we have read what? Aggregates of national income. Then we have read GDP की limitations. उसी में हमने welfare के बारे में भी पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं methods of measuring national income. सी जिस तरीके से डॉक्टर अपने पेशेंट्स का टेम्परेचर नापता है उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियंस नेशनल इनकम नापते हैं टू जज इकोनॉमीज परफॉर्मेंस, राइट? तो कंट्री का जो नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम होता है वो कंट्री की हेल्थ बता देता है. सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑलराइट, तो also Simon Kuznets is credited for different measurements of national income. Apart from Simon Kuznets was an American economist. Apart from him, एक और इकोनॉमिस्ट थे रिचर्ड स्टोन. ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे. इनफैक्ट इन्होंने ही पहली बार ऑफिशियली ब्रिटिश नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को मेजर किया था इन द ईयर 1941. So Simon Kuznets and Richard Stone become two important economists in this particular thing. Alright, तो चलिए let us start with understanding of measurement of national income. See, we have a wheel of economic activity. Imagine that you have a wheel. Let me change the color of my pen. ये एक व्हील है. व्हील क्या होता है? गोल गोल घूमता रहता है. सिमिलरली वी हैव 3 डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमी में चलती रहती हैं, नेमली प्रोडक्शन, दूसरा इनकम, और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास एक्सपेंडिचर. ठीक है? सो द व्हील इट डजंट स्टॉप्स and we have 3 different phases of the wheels. नाउ ये जो व्हील ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से समझा था. वहां पे किस तरीके से, इफ यू रिमेम्बर, देयर वी हैव स्टडीड कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं फैक्टर इनकम में. ठीक है, याद होगा इतना. और फैक्टर इनकम किस तरीके से कन्वर्ट होता है एक्सपेंडिचर में, और किस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन चलता रहता है. हमने वहां पे पढ़ा था ना, इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, वाटर साइकिल जैसे ये गोल 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 घूमता रहता है. ऑलराइट, सो वी हैव 3 डिफरेंट phases of national income. Phase 1 is production of goods and services, जो कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट प्रोडक्शन देयर इज नो मीनिंग, क्योंकि प्रोडक्शन डायरेक्टली कनेक्ट्स टू कंजम्पशन प्रोसेस. तो प्रोडक्शन जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किन के थ्रू होता है? सो प्रोडक्शन फर्म सेक्टर करता है, राइट? और फर्म सेक्टर जो चीजें इस्तेमाल करता है प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसकी ओनरशिप किसके पास रहती है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास रहती है, राइट? तो फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन. सो फेज 1 हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फेज 2 आपका हो गया जेनरेशन ऑफ इनकम. तो जो हाउस होल्ड सेक्टर काम करता है, हाउस होल्ड सेक्टर के 4 कंपोनेंट्स थे, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर. ये जो होते हैं इनको काम करने के बदले में फैक्टर इनकम मिलती है. सो जनरेशन ऑफ इनकम बाय हाउस होल्ड, दैट इज योर फेज 2. देन डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर.
जो हम पैसे कमाते हैं, जाहिर सी बात है हम उन्हें खर्च करने के लिए कमाते हैं. सो थर्ड फेज इज योर expenditure. Now, so what we have understood from that, we have understood कि production creates income and income leads to expenditure. हम पहले प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से हम इनकम जनरेट करते हैं, फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, उसी फैक्टर इनकम को इस्तेमाल करके हम स्पेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं. ठीक है, सो वी हैव थ्री डिफरेंट things that are interconnected, and this is known as triple identity. 1, 2 and 3. See, triple identity is nothing. It means जो तीन phases अभी हमने पढ़े ना, phase 1 of production, phase 2 of income, phase 3 of expenditure, ये हमेशा इक्वल होते हैं एक हेल्दी इकोनॉमी में. हेल्दी इकोनॉमी मतलब बहुत ज्यादा लीकेजेस नहीं हो ऐसे इकोनॉमी में, और जो सिस्टम है, जो कैलकुलेशन का सिस्टम है, वो बहुत ही यूनिफॉर्म हो, वो आइडियल हो. क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कम होता है, इसीलिए अभी जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में नेशनल इनकम किस तरीके से काउंट करते हैं, तो आप ये उस वक्त समझ जाएंगे. ऑलराइट, तो प्रोडक्शन, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, फैक्ट्रीज, फार्म, बिजनेसेस, फर्म्स एक्सेट्रा. इनकम, जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं तो बिजनेसेस हमें क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं, राइट, इंटरेस्ट देते हैं अगेंस्ट आर कैपिटल. देन हम उसी पैसों को स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं. जब हम कमाते हैं तो कमाते हम क्यों हैं, ताकि हम खर्च कर पाए, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं. सी, तो मार्केट में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो एंड में गोल घूम के वापस से वहीं आ जाता है, इसीलिए हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं. ठीक है, वो कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, सर्कल शोज योर कॉन्टिन्यूटी. तो हमारे पास देखो अब तीन मेथड हैं. ठीक है, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं. So now since we have three different phases of economic activity, तो हमारे पास तीन मेथड्स भी हो जाएंगे. कहाँ पे पहुंचने के लिए, इनकम पे पहुंचने के लिए. तो योर फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में. इसका नाम होता है नेट प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड. राइट, हम इस पे फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. अब यहां से आप दो चीजें याद रखिएगा. पहला, इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा वैल्यू एडिशन. ऑलराइट, दूसरा हमारे पास मेथड होता है इनकम मेथड. ठीक है, तीसरा हमारे पास मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड. करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें. प्रोडक्शन मेथड में देखो, हम नेट वैल्यू जितनी भी होती है उन सबको ऐड कर देते हैं. जो भी इकोनॉमी में जितना डिफरेंट यूनिट्स हैं, उन सब के हम नेट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो हम प्रोडक्शन मेथड से वैल्यू एडेड पे रीच कर जाते हैं. देन सिमिलरली इनकम, जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है इन द इकोनॉमी, उसको ऐड कर देंगे तो हम इनकम मेथड में पहुंच जाएंगे. देन जितनी स्पेंडिंग हुई है, सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स, उसको जब हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब नेट प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड से. देखो, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ लेनी है. इसमें एज आई सेड करना कुछ नहीं है, हमें वैल्यू एडेड को ऐड करते जाना है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में. अभी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम समझेंगे, वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू एडिशन क्या होता है. वैल्यू एडिशन मतलब जब एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट की जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे. मान लीजिए आपने ऊन से स्वेटर बनाया, तो ऊन से जब आपने स्वेटर बनाया तो आपने ऊन में वैल्यू ऐड की, यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ. ठीक है, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अगर हम यही इकोनॉमी में लेंगे तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ होल इकोनॉमी हो जाएगा. इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ मच प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन एन इकोनॉमी.
अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट हर फर्म का इकोनॉमी में जितनी यूनिट्स हैं सबका आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लो, सो यू विल रीच एट दिस पॉइंट इफ यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज ऑफ स्टॉक एक टर्म आएगा। चेंज ऑफ स्टॉक क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक यानी एंड ऑफ पीरियड वाला एंड ओपनिंग स्टॉक यानी स्टार्ट ऑफ पीरियड वाला। ठीक है। एडेड टू आउटपुट टू रिफ्लेक्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बट नॉट सोल्ड इन द सेम पीरियड। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं बट सोल्ड नहीं हुए हैं सेम पीरियड में, चेंज इन स्टॉक। ठीक है। जो नया प्रोडक्शन हुआ है आप उसको ओपनिंग स्टॉक वाले को और क्लोजिंग स्टॉक वाले को माइनस कर देंगे तो यू विल रीच चेंज इन स्टॉक। देन वी हैव इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हम जानते हैं, कुछ हमने गुड्स पढ़े थे, बहुत एक्सटेंसिवली हमने ये चीज समझी थी कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स आपके वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट नहीं होते हैं। क्यों कैलकुलेट नहीं होते हैं? मेरे सारे समझदार बच्चों को पता है, क्योंकि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है, राइट? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर सर्विसेज जो यूज होती हैं दैट आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो कि लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो टर्म याद है ना, हमने पढ़ा था लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होती हैं। लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर होंगी तो वो फाइनल गुड्स होंगी, बट चूंकि वो अंदर है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, राइट? दे आर डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। सपोज करिए ये कॉटन का फार्म है, दिस इज योर कॉटन फार्म। यहाँ पे हम इमेजिन करें कि हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं था, हालांकि होगा, कॉटन को प्रोड्यूस करने में भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जाएगा, फर्टिलाइजर, लेबर की मेहनत, बट अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जीरो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? ₹100, 100 का हमने कॉटन प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद वो कॉटन टेक्सटाइल मिल ने खरीद ली कॉटन फार्मर से। किस लिए खरीदी? क्योंकि उसको कॉटन से फैब्रिक बनाना है। तो ये उसने खरीदा ₹100 में और उसने वैल्यू ऐड किया ₹200 का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इनके लिए क्या हो जाएगा? ₹300। तो यहाँ पे जब हम टेक्सटाइल मिल में गए तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एडिशन कितना हुआ? ₹200 का, राइट? इन्होंने ₹100 का खरीदा और ₹200 का वैल्यू ऐड किया, सो वैल्यू एडेड विल बी 200। देन ये जो फैब्रिक बन गया ये हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरर को पहुंचाया। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने इसको ₹300 में खरीदा और ₹300 उन्होंने वैल्यू ऐड किए, मतलब उस गारमेंट की सब सिलाई विलाई में उनको ₹300 और लगाने पड़े। ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू ऐड कितना हुआ? 300। देन अब ये रिटेल शॉप पे गया। ठीक है। रिटेल शॉप पे वो बिकने गया हुआ है, सो उन्होंने वो ₹600 का गारमेंट खरीदा इनसे। ₹600 का गारमेंट खरीदा और 400 का वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन किस तरीके से? उसमें उन्होंने हो सकता है टैगिंग की होगी, ठीक है, फिर मॉल में उसको प्लेसमेंट दी होगी अच्छी सी, है ना? सब सेक्शंस होते हैं ना, आप मॉल में जाते तो टी शर्ट शर्ट ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में उसमें किया होगा। तो उसमें उन्होंने ₹400 का वैल्यू ऐड किया, जिसके बाद उसकी उस वक्त टोटल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या बन गई थी? ₹1000। तो इट स्टार्टेड विथ ₹100 का कॉटन, देन वैल्यू ऐड होते 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 वो ₹1000 का हो गया। अब आप इमेजिन करिए आप ये सारा ऐड कर देते, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सारा का सारा ऐड कर देते, तो आपको डबल काउंटिंग हो जाती। बहुत बार सेम प्रोडक्ट आप फिर से ऐड करते जाते। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एडिशन को ऐड करके पता लगाएंगे कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन आखिर कितने का हुआ है। ऑलराइट, अदरवाइज एक रॉन्ग इल्यूजनरी इमेज जाएगी जीडीपी की कि अरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है ये तो, बट रियलिटी में हमने दो दो तीन तीन बार चीजें अगर काउंट कर ली तो फिर क्या होगा? वो ज्यादा ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। ऑलराइट, तो देखो एक बार समझ लेते हैं फिर से। कॉटन फार्मर जो था, फार्मर ने ग्रो किया कॉटन और ₹100 में बेच दिया, कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन था नहीं।
टेक्सटाइल मिल ने क्या किया, सेम 100 रुपए में कॉटन खरीदा, उसने उसका फैब्रिक बनाया और उसको 300 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितने का किया उसने, 300 माइनस 100 यानी 200 रुपए का। फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरर आया पिक्चर में, ये देखो ये अलग अलग फर्म्स हैं, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, फर्म 4। यही मैंने बोला था ना, सारे फर्म का वैल्यू एडेड आप ऐड कर दोगे तो यू विल रीच एट वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब वैल्यू एडिशन मेथड से आप अपने जीडीपी पे पहुंच जाओगे। देन कम्स योर रिटेलर। रिटेलर ने जीन्स 600 रुपए का खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसने कस्टमर को कितने का बेचा, 1000 रुपए का, यानी यहाँ पे उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1000 - 600 विच इज 400। ऑल राइट, तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ, जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू एडेड एडेड वाले कॉलम के नंबर्स हैं, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, we'll reach at हमारा वैल्यू एडिशन, this becomes 5, 5, 5, 10, 1000। ऑल राइट, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का बना आपका, 1000 रुपए का। आई एम होपिंग ये समझ आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमने वैल्यू ऐड किया टोटल, तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू added। Now gross value added is similar to GDP at market price। We'll see it how। जीवीए क्या होता है, जीवीए में होता है द सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, जो अभी हमने समझा, विच वाज 1000 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इट इज एसेंशियली द सेम एज जीवीए। अभी हमने बोला ना, जीवीए से सिमिलर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। द ओनली डिफरेंस इज नेट टैक्सेस, indirect taxes minus subsidies, that is the only difference। So if you have to find out GDP at market price, आप net taxes add कर दो GVA में, you will get your GDP at market price। Now we very well know कि हमें GDP at market price से हमारा national income क्या है, हमारा national income है NNP at factor cost। हमें इस पे कैसे पहुंचना है, right? See, it was so simple। लेट अस सी हम पहुंचेंगे कैसे। तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो सबसे पहले हम जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, है ना। उसके बाद हम फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या बचा हमारा, जी डी और एन का रिलेशन बचा। डी से एन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, NIF ए ऐड कर देंगे, समझ गए। तो फाइनली वील रीच एट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन, अभी हम इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। सी एग्जाम में अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो आप इसको स्टेप्स के थ्रू समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक दो तरीके से समझा दी हूँ, आपको एग्जाम में जिस तरीके से समझ में आए आप उस तरीके से लिखिएगा। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें दैट आर इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सो द फर्स्ट स्टेप टू दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आप उनको क्लासिफाई कर देंगे। सी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं मेजरली, ऐसे तो 5 होते हैं बट 3 मेजरली आपको समझने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड योर टर्शरी सेक्टर, या फिर हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोलेंगे। तो हम प्रोडक्शन यूनिट्स को 3 हिस्सों में बांटेंगे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, ये सब लेते हैं। सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, हम ये सब देखते हैं। टर्शरी में हम मेनली सर्विस जैसे कि बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन, हम ऐसी सर्विसेज रखते हैं। तो पहला होगा हम प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई करेंगे, राइट। सी नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज
एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइज, जो अभी हमने डिवाइड किया ना इकोनॉमी को 3 डिफरेंट सेक्टर्स में, उसकी हर एंटरप्राइज का हम नेट वैल्यू एड को एस्टिमेट करेंगे, राइट। ईच एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी एड्स वैल्यू, सारी इकोनॉमी वैल्यू ऐड करती है रॉ मटेरियल में, ठीक है, जो कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होगा एस्टिमेट ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एस्टिमेट करना है। ये कैसे होता है? सी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट includes market value of all goods and services produced by an enterprise. So gross value of output का मतलब क्या हो जाता है आपका? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक हमने चेंज इन स्टॉक पढ़ा था ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देन वी हैव टू स्टेप 2 इन दिस, ये स्टेप 2 का सब स्टेप है, ठीक है। इसमें वी हैव टू डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट जो हमारा लागत लगी है रॉ मटेरियल्स में, सर्विसेज में, ठीक है, इन इन हेल्पिंग अस टू प्रोड्यूस। तो फिर हमें वहां से मिल जाएगा GVA। सो वी विल हैव ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब हम हमारा स्टेप 3 होगा, इसमें से हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। वी विल सब्सट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, तो हमें मिल जाएगा NVA, ठीक है। G से N पे जाने के लिए हम डेप्रीसिएशन माइनस करते थे, राइट। देन फोर्थ स्टेप में we'll deduct net indirect taxes, right, to reach what? To reach at factor cost. So अब हम NVA at factor cost से हम पहुंच गए NVA माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके सब स्टेप 2 में। तो अगर इन सबको मैं कंक्लूड करूं, ये सारी चीजों को, ठीक है, तो इतना तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आप प्रॉपरली अपना सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखिए। स्टेप 1 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, स्टेप 2 एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्ट। अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं तो आप क्या लिख सकते हैं? आप सिर्फ लिख सकते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस आउटपुट, इसमें से हम इंटरमीडिएट, लेट मी टेक दिस स्पेस एज वेल, इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे। फिर हम और क्या माइनस करेंगे? हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और हम क्या माइनस करेंगे? और हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो वी हैव रीच्ड NVA एट फैक्टर कॉस्ट। बट ये तो नेशनल इनकम नहीं था। नेशनल इनकम क्या था? NNP एट factor cost. This is our national income. So our step 4 will be estimating net domestic output. ठीक है। स्टेप 4 में which is the net domestic product, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जब NVA at factor cost of all enterprises within the domestic territory, हम इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे, so basically जैसे NVA FC is NDP at FC and सॉरी, यहाँ पे एक आप साइन लगा दीजिए एंड इट विल बी कंप्लीट। समेशन, दिस इज द साइन फॉर समेशन, समेशन फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सारे एंटरप्राइजेस का, इकोनॉमी में जितने एंटरप्राइजेस है सबका, ठीक है। ये आपको क्या मेजर करके दे रहा है? ये आपको टोटल इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मेजर करके दे रहा है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझा जा सकता है। देन फाइनली वी हैव टू एस्टिमेट दिस थिंग NFIA। इससे क्या होगा? इससे हम
एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, टू रीच नेशनल इनकम, राइट। टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वी नीड टू ऐड NFIA, नीफा को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। दिस इंक्लूड्स वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स, चलो ये तो आई थिंक इनकम वाले में हम चले आए हैं। सो फाइनली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप नीफा NFIA को ऐड कर देंगे, यानी NFIA क्या दिखाता है, कितनी इनकम आपने अब्रॉड भेजी है और कितनी अब्रॉड वालों ने आपको भेजी है, इसका सब्सट्रैक्शन को ही हम NFIA कहते हैं, राइट। तो अगर हम इन सब को कंक्लूड करें, ठीक है, तो अगर आप स्टेप वाले मेथड से, मान लीजिए वैल्यू एडिशन मेथड आपसे पूछा है, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। So first step will be identifying production units and classifying them into industrial sector, ठीक है, classification of production units जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा एस्टिमेटिंग द नेट फाइनल आउटपुट, राइट। नेक्स्ट विल बी एस्टिमेटिंग द नेट फाइनल आउटपुट। स्टेप 3 आपका क्या होगा, एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक आउटपुट। फोर्थ स्टेप क्या होगा, एस्टिमेटिंग NFIA, वाई टू रीच NNP। ये NDP से NNP एट फैक्टर कॉस्ट पहुंचने के लिए वी हैव टू डील विद NFIA, ऑलराइट। अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो यू कैन राइट दिस थिंग, लेट मी रेज इट क्विकली। देखो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नेशनल इनकम इज you can write net domestic product at factor cost, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब है जो मैं अभी लिखने जा रही हूं, इसका मतलब है आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर। ये स्टेप 1 में हमने किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देन वी विल हैव टू डील विद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो ये आपका नेट वैल्यू एडेड, सॉरी आई टेंड टू मिक्स बोथ द थिंग्स, ये आपका नेट प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड से आपका ये चीज कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स बिफोर वी रैप अप दिस। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी बातें पहले पढ़ ली हैं, ठीक है, जब हमने डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स पढ़ा था, ऑलराइट। फिर जब हमने एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने इसके डिफिकल्टीज पढ़ने हैं कि इसमें क्या डिफिकल्टीज आती है while we are measuring this। So let us start with, अच्छा I have a, you can take a screenshot, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी टेबल है, इसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया था और जो स्टेप्स, इन दोनों को मैंने कोलैबोरेट कर दिया है। सो सी स्टेप 1 एज वी हैव डिस्कस्ड आइडेंटिफाइंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड सेक्टर, जैसे जीन्स इंडस्ट्री में कॉटन प्राइमरी सेक्टर होगा, टेक्सटाइल मिल और जीन्स फैक्ट्री आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा और रिटेलर वो आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर हम NVA देखेंगे, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ 100 रुपए प्लस 300 रुपए, ठीक है, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम NDP एस्टिमेट करेंगे। NDP इज nothing but total value added which is 1000, ठीक है। अब NDP में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 100 रुपए था तो 900 रुपए हमारी NDP आ गई। फिर अब हमें NFIA देखना है, तो मान लीजिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 रुपए है
और आपने कितना पे किया है अब्रॉड में, 30 रुपए। तो 50 - 3। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि ये ऑपोजिट भी हो सकता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30 रुपीज हो और पेमेंट टू अब्रॉड 50 हो, तो वो -20 भी हो सकता है, ठीक है। बट इस केस में +20 है। तो वी हैव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था ना, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, इक्वेशन में, हम अब एनडीपी एनडीपी जो कि हमारा आया है 900 रुपए, उसमें हम 20 रुपए ऐड कर देंगे। 20 रुपए कहाँ से आए हैं, एनएफआईए से। तो हमें फाइनली यहाँ से किसकी वैल्यू पता चली, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो दिस इज अ टेबल विच विल टेल यू वेरी इजिली सारी चीजें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन यूज दिस एज वेल व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर इन योर एग्जाम, ठीक है। Now let us move to precautions in the estimation of national income by your value added method. ठीक है। तो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं ना, जैसे हमने वेजिटेबल्स उगा ली अपने होम गार्डन में, ठीक है, इसकी वैल्यू को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। क्योंकि भले ही आपको लगे अरे ये तो फ्री का था, बट प्रोडक्शन तो आपकी इकोनॉमी में हुआ है, उसको आपने इस्तेमाल भी किया है, उसकी यूटिलिटी भी है, उसने आपकी डिजायर्स को और वांट्स को फुलफिल भी किया है ना। कंजम्पशन तो तब कंप्लीट होता है व्हेन यू फुलफिल योर वांट। तो जैसे होम ग्रोन वेजिटेबल्स हो गई, दे ऑल्सो हैव टू बी अकाउंटेड इन योर नेशनल इनकम। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिकॉशन। अगर देखिए एक एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली ने 10,000 का वेजिटेबल ग्रो कर लिया थ्रू आउट ईयर फॉर ओन कंजम्पशन, तो ये जो अमाउंट है, ये अगर आपने नहीं ग्रो किया होता तो आपकी फैमिली की नीड के हिसाब से आपको 10,000 रुपीज का सब्जी तो खरीदना पड़ता। सो दिस अमाउंट हैज टू बी एडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट है विच इज मेड विद इन दी इकोनॉमी। दूसरा, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे कि आपका घर, हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन इज इंक्लूडेड। इस तरह के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि आप खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके भी कंस्ट्रक्शन को, इसकी भी वैल्यू को हमें इंक्लूड करना होता है, भले आप इसमें खुद रहेंगे, ठीक है। अगर किसी ने 30 लाख रुपए का घर बनवाया तो इसमें लगने वाले सीमेंट, ब्रिक्स, पेंट, इंटीरियर्स, है ना, मॉड्यूलर किचन, ये सारी चीजें इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन जनरेट कर ही रही है, भले आप खुद के लिए क्यों ना उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो जनरेट कर ही दिया है, तो इसको भी क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होना होगा। सो दिस इज योर प्रिकॉशन नंबर 2। लेट अस मूव टू प्रिकॉशन नंबर 3, imputed रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग। देखो, अगर कोई इंसान रह रहा हो अपने ही घर में, तो आपको लगेगा हम इसका रेंट क्यों इंक्लूड करें। अगर आपके पास वो घर की फैसिलिटी नहीं होती तो आप किसी और मकान में रहते और वहां पे आपको रेंट देना पड़ता, राइट। तो वी एस्टिमेट व्हाट रेंट दे वुड पे इफ दे वर रेंटिंग इट। अगर वो रेंट कर रहे होते तो हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना रेंट कर रहे होते, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे इफ सिमिलर हाउस इन द एरिया, उसका रेंट क्या है, 20,000 पर मंथ, राइट। अगर आप एक घर में रह रहे हो जिसका दाम, सॉरी, जिसका आपको समझना है कि इम्प्यूटेड रेंट क्या होगा, तो उस एरिया में आप देख लो कि उस तरह के घर का, उतने कमरों का कितना दाम चल रहा है, उस हिसाब से उसका रेंट मान लो यहाँ पे 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए को ऐड होना होगा, वो इम्प्यूटेड रेंट है वो ऐड होगा, ठीक है। सो दिस इज योर अनदर प्रिकॉशन। देन सेल एंड परचेज ऑफ एक्सिस्टिंग कमोडिटीज। ये देखो, ये इनकम में भी आएगा आपका, ये एक्सपेंडिचर में भी आएगा, ये आपका वैल्यू एडिशन में भी आ रहा है। सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटी यानी सेकेंड हैंड गुड्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनके जिस साल में वो प्रोड्यूस हुए होंगे उसकी इकोनॉमिक, उस साल की इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो अपना रोल
प्ले कर चुके होंगे, अब उनको दोबारा जरूरत नहीं है। एक बार आपने कार खरीदी, उस कार को आप 5 बार अगर बेच रहे हो, ठीक है, इफ यू हैव परचेज्ड अ कार वंस, ठीक है, अब फिर आप उसको अपने भाई को बेच दो वही सेम कार, कितनी खराब कार बन रही है, फिर अपनी बहन को बेच दो, है ना? तो आप जितनी बार बेचोगे तो उतनी बार कार की वैल्यू थोड़ी ऐड करोगे, एक तो इससे डबल अकाउंटिंग भी हो रही है, और दूसरा ऑलरेडी वो कार जिस जिस ईयर प्रोड्यूस हुई होगी वो ऐड हो चुकी होगी। यस, बट सेम सिचुएशन में जो ब्रोकरेज रेट है वो ऐड होगा, क्योंकि वो एक तरह की सर्विस है जो उसी पर्टिकुलर ईयर में जनरेट हुई है, ठीक है? जैसे किसी ने अपनी पुरानी कार बेची, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राइट? फोर्थ प्रिकॉशन इज सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर। देखो बॉन्ड्स एंड शेयर क्या होते हैं ना, ये भी, इसको भी आप इसी से लिंक करके समझ सकते हो, सेकेंड हैंड गुड्स। जब तक वो आईपीओ नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, डोंट, भूल जाओ मैंने ये कहा भी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट कर देगा सब बातें। Let us understand this in this way. Transaction involving financial assets. अब देखो bonds and shares तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, bonds तो फिर भी नहीं, बट share तो सुना ही होगा, है ना? बहुत सारे ऐसे एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, इन सब एप्स में आपके भाई बंधु इस्तेमाल करते होंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत बार छोटे बच्चों को, मुझसे काफी छोटे बच्चों को इंट्राडे जैसी चीजें करते हुए भी देखा है ना? तो शेयर आप लोगों ने सुना होगा, ये काफी पॉपुलर हो चुका है। ये काउंट नहीं होता है, दिस डू नॉट काउंट एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। इफ समवन बाइज, सी ये रीपरचेज या रीबाय कर रहे होते हैं, जो शेयर्स है ना, बस ओनरशिप बदलती है, ठीक है? इफ दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी, ठीक है, ये दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं, दोनों जानते नहीं है एक दूसरे को, ये उस दिन सेम शेयर बेच रहे हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आईटीसी के शेयर्स हैं, ठीक है, तो ये सेम डे पे बेच रहे हैं, ये सेम डे पे खरीद रहे हैं, राइट? तो इनका सिर्फ ओनरशिप बदल रहा है, उसपे कुछ नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इन्होंने खरीद लिया तो वहां पे आईटीसी ब्रांड के 10 बिस्किट और प्रोड्यूस हो गए, राइट? ये इसके वजह से नहीं हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे ऑब्वियसली, बट इन लोगों के पैसों के लेन देन की वजह से वो बिस्किट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, राइट? नेक्स्ट प्रिकॉशन हमें लेना होता है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, ठीक है? सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, अब आप कहोगे कि हम जब इम्प्यूटेड रेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हाउसवाइफ्स और मेड कितना, मतलब मेड उस एरिया में कितना ले रही है उतना, बट देन इट इज एथिकली रॉन्ग टू कंपेयर अ हाउसवाइफ विद मेड, एंड इवन एथिकली रॉन्ग टू कंपेयर मेड विद हाउसवाइफ, वो ये दोनों तरीके से जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है? द वर्क डन बाय हाउसवाइफ्स, जैसे कि हाउसवाइफ्स घर में हमारी मम्मियां, हमारी बहनें बहुत सारा काम करती हैं, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते। हालांकि इस बात, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हाउसवाइफ्स का जो सर्विस होता है वो भले ही डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी में कुछ ऐड करके नहीं दे रहा हो, बट स्टिल इट इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू टू प्रोड्यूस मोर। अगर आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी बहनें काम करना बंद कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे कम ध्यान दे पाओगे, राइट? तो बट ये इस सर्विस को कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो हाउसवाइफ्स का काम बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत प्रेशियस होता है, बट इसको हम अकाउंट नहीं कर सकते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में, ठीक है? पहली चीज, एक तो ये फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, दूसरा इसको मेजर करना सच में बहुत मुश्किल है। आप बताओ आप कैसे मेजर करोगे? आप उनको वैल्यू नहीं कर सकते ना, 20,000, 30,000, राइट? सो दिस वन थिंग वन शुड keep in mind. Then we have to understand about difficulties, ठीक है? अब यहाँ से आपकी डिफिकल्टीज शुरू हो रही हैं, मैं लिख देती हूँ। These are the difficulties in the estimation of national income by your value added method. पहली बार मैंने एक बार में इसका नाम ठीक बोल दिया। See, unsold goods and inventory valuation.
दिस इज वन डिफिकल्टी। अनसोल्ड गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो बनाए तो गए थे बेचने के लिए बट समहाउ वो बिके नहीं। और इन्वेंट्री मतलब आप इन्वेंट्री, मैंने आपको बताया था ना, तीन तरीके से आप मेंटेन करते हो। या तो आप रॉ मटेरियल रखते हो, या तो फिनिश्ड गुड्स रखते हो, या तो आप सेमी फिनिश्ड गुड्स रखते हो। तो व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस बट नॉट सोल्ड तो वो अनसोल्ड हो गए। इनकी वैल्यू मस्ट बी एडेड टू द इन्वेंट्री। ठीक है। कॉम्प्लिकेटिंग द कैलकुलेशन। सो दिस इज वन डिफिकल्टी। अगर आप ये सब सोच रहे हो कि हमें ऐड करना चाहिए, ऑब्वियसली ऐड करना चाहिए, बट ये कॉम्प्लिकेट कर देता है पूरे कैलकुलेशन को। इमेजिन इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस 1000 जीन्स बट ओनली सेल्स 800, 1000 जीन्स बनाई बट सिर्फ 800 बेची। तो जो 200 अनसोल्ड गुड्स हैं, जो अनसोल्ड जीन्स हैं, इट नीड्स टू बी एक्यूरेटली असेस्ड एंड इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी, राइट। ये एक हमने लास्ट किसी लेक्चर में पढ़ा था, आई होप आपको वो टर्म याद आ जाएगा, जब मैंने बोला था कि जो इन्वेंट्री होती है वो हम जो प्रोड्यूसर होता है उसकी ही परचेज में ऐड कर देते हैं, है ना, याद आया कुछ। दूसरा हमारे सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच इज सिमिलर टू दिस वन। ठीक है। हमको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को द गुड्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल या फिर समहाउ वो बिके नहीं तो दे आर नाउ देयर, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। दूसरा हमारा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जर्नल वियर एंड टियर। ठीक है। इसको एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? एक्यूरेटली कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी एंड बिल्डिंग्स इट कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं पहले तो डेप्रिसिएशन के, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। ठीक है। ये पूरे ओवरऑल वैल्यू एडेड को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट। और भी मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। तो बेसिकली मतलब इतना था कि अलग अलग मेथड से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं जिसकी वजह से उसकी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। देन वी हैव एम्बिग्विटी इन प्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। ये किस तरह की डिफिकल्टी है? नेशनल इनकम अकाउंट्स में नॉट क्लियरली डिफाइन वेदर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स such as those on education or transport are considered final or intermediate goods. ठीक है। There is a problem within the understanding of these two things, final and intermediate। हमने पढ़ा था जब हम ये पढ़ रहे थे कि कई बार कुछ गुड्स जो आपके लिए फाइनल हैं वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हैं। सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी इनफैक्ट, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन एक सर्विस है जो आपने ग्रहण की, यू टुक इट। नाउ आइदर वो फाइनल हो सकती है और वो इंटरमीडिएट हो सकती है, दोनों हो सकती है। इस तरह की सर्विसेज को अकाउंट करना कि वो फाइनली किधर जाएंगी, वो एक एरिया ऑफ प्रॉब्लम है। सो ड्रॉइंग अ क्लियर लाइन बिटवीन दीज टू, इनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन लाना ये बहुत ही मुश्किल जॉब होता है। ठीक है। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, अ कार मैन्युफैक्चरर परचेजेस टायर्स, उसने टायर खरीदे, ये उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बट सेल्स द फिनिश्ड कार। ठीक है, फाइनल गुड है। अब कार में से आप इंटरमीडिएट जो भी गुड्स लगे हैं उसको आप माइनस करोगे। इफ द टायर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगराइजिंग देम कैन बी कंफ्यूजिंग। जैसे टायर अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज किए गए तो वो एक तरीका है ये समझने का कि आपने टायर अपने लिए खरीदा हो, आपकी कार पंचर हो गई, आपको रिप्लेस करना हो, आपने उस पर्पस से खरीदा हो, राइट। सो एक क्लियर डिस्टिंक्शन हमें नहीं मिल पाता है। देन वी हैव लास्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा। डेटा की प्रॉब्लम होती है हमेशा इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। यहाँ पे आपको हमेशा डेटा का प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा unorganized sector है। Apart from organized, we have a big unorganized sector.
जिसकी वजह से हमें डेटा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होती है ना। सो दीज आर सम ऑफ योर डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये डेटा वाला जो है ना, ये तो रट लो, ये तीनों में लिख देना जब भी पूछेगा। जैसे कुछ स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनका आपको बैलेंस शीट मेंटेन करना प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी फाइनल अर्निंग जो होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। तो इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे देखो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं जिसका हमारे पास डिटेल नहीं होता है। इसीलिए जब हम एक्चुअल में किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम मेजर करने जाते हैं ना, तो हम किसी एक मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले ही आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी ही क्यों ना हो, राइट। देखो इकोनॉमी में कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव मैटर्स रहेंगे, कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव मैटर्स रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इतनी एम्बिग्विटी है, जहाँ पे इतना हेट्रोजेनस माहौल है, वहां पे आप एक फेज से लेके, जो हमने 3 फेजेस पढ़े ना, किसी एक फेज को आप पकड़ के लेके नहीं जा सकते हो। ऑलराइट। तो वी शुड रैप दिस डिस्कशन नाउ। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इनकम मेथड से। ऑलराइट, we'll meet in our next lecture.